वाइज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से हमारा जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकार को जो देना है, सो दिव्यांगजन वहाँ पर जाके वोट कर सके। और इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं है, कहाँ पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहाँ जहाँ पर जो जो कमी है ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो ये बहुत सारे पत्रकार बंधु हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी राज्य है, जाने में दिक्कत रहता है, ऐसे कितने बूथ है। सो हमारे पास P3 मतलब 3 दिन पहले P-3 पोलिंग डे के 3 दिन पहले जो पोलिंग पार्टियाँ जाएगी वो लगभग 30 है। P-2 1155 है और P1 जैसा आपको बता दिया है कि 10,544। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो मैं आपको जैसे पहले बताया, इस बार टर्नआउट बढ़ाने के लिए लास्ट 1 महीने में हमने लगभग 34,94,000 वोटर को हमने शपथ दिलाया है कि ये लोग जाके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हमने शपथ दिलाया है। अब एक कैंपेन और चलेगा, सो मैं आप लोगों के सहयोग इसमें पूरा अनुरोध करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब मैं अनुरोध करूँगा स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और ADG लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सर से कि वो पुलिस रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड सूचना आपको उपलब्ध कराने। मैं बता दूंगा सर, सुरक्षा बताने का मैं बता दूंगा। थैंक यू श्री पुरुषोत्तम जी। बहुत ही आपने डिटेल में एक इंफॉर्मेशन दिया अपने सारे मीडिया के बंधु को। मैं इसमें इस करीब आगे जोड़ते हुए ये कहूँगा, सबसे पहले जो पोलिंग स्टेशन है हमारे पास वो 11,729 है और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है वो 8,779 है। तो इस पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एक स्कीम बनाई गई है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान होगी वो उसको पब्लिक नहीं की जाएगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात कर पाऊँगा, सिर्फ मैं एक रफ ओवरव्यू आप लोगों को दूँगा। ये जो मैंने अभी पोलिंग स्टेशन 11,729 बताया, इसमें हमने क्रिटिकलिटी मैपिंग करी है कि हमारे कितने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे। तो इसमें करीब अभी फर्स्ट फेज में 1410 के आसपास हम लोगों ने किया है। इसको एक बार और रिव्यू करेंगे और उसके अनुरूप ही हम फोर्स की डिप्लॉयमेंट करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मैपिंग के लिए जो डेफिनेशन रखा है, जो पैरामीटर रखा है, वो उसमें ये है कि जहाँ पे भी 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है या 10% से कम वोटिंग हुई है या किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में 75% वोटिंग हुई है, ये सब एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। तो उसके मद्देनज़र ये मैपिंग की गई है। फोर्स को लेकर के कई तरह के नोडल ऑफिसर्स बनाए जाने होते हैं चुनाव से पहले। इसमें से आप जानते ही हैं कि CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उस भारी तादाद में यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे उस टाइम में। उसको लेकर के नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं। CAPF के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, वेलफेयर के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी चूँकि ड्यूटी पे रहते हैं और वोट कास्ट जनरल पब्लिक की तरह नहीं कर सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। एक्सपेंडिचर जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। और हमारा जो कम्युनिकेशन प्लान होता है और इस कैंपेनिंग के दौरान जो VVIPs आते हैं उनके लिए VIP सिक्योरिटी के लिए नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं। साथ ही जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करने के मद्देनजर ट्रेनिंग भी पुलिसकर्मियों को दी गई है। करीब 10,000 लोगों को ट्रेनिंग अभी तक प्रदान कर दी गई है और हमारे मास्टर ट्रेनर करीब 150 आदमी को हमने तैयार किया था, उन्होंने ट्रेनिंग प्रदान की है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट रखा है उसके हिसाब से हमने फोर्स का असेसमेंट किया है और हमने CEO साहब के मार्फत से हमने भारत सरकार को भेजा है। अभी हमें फोर्स 20 कंपनी CAPF की मिली है एरिया डोमिनेशन के लिए, और जो अभी विभिन्न जनपदों में एरिया डोमिनेशन का कार्य कर रही है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहूँगा, करीब 40 से 42,000 जो पुलिस पर्सनल है विभिन्न फोर्सेस के, और करीब 115 कंपनी CAPF की और करीब 22 कंपनी हमारे स्टेट आर्म पुलिस फोर्स की।
स्टेट आर्म पुलिस फोर्स जो हमारा PAC है या IRB बटालियन है, उनकी हम डिप्लॉय करेंगे। और हम लोग, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी 5 कंपनियाँ दूसरे राज्यों में भी जाएंगी इलेक्शन कराने के लिए। इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है विभिन्न राज्यों के साथ में, जो आपके बॉर्डरिंग राज्य हैं और अपने जनपदों के पुलिस कप्तानों के बीच, उसके संबंध में करीब 20 मीटिंग करा ली गई हैं, जिसमें पुलिस मुख्यालय के स्तर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ में, जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग अभी तक संपन्न कराई जा चुकी है। करीब 1704 जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं जो एक्सपेंडिचर के हिसाब से सेंसिटिव है, उस पर हम अलग डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिसके लिए FST वगैरह की तैयारी कर ली गई है। जितने भी इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, नाकाज हैं, और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया गया है। जो टोटल बैरियर है इंटर स्टेट वो करीब 93 है। इन सभी पर CCTV लगाए जाना सुनिश्चित किया जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैक्सिमम लोकेशंस पे CCTV लग गए हैं, कुछ लोकेशंस पे अभी नहीं लगे हैं, जिस पे अभी लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पे पोरस बॉर्डर है और CCTV नहीं लग सकते, वहाँ पे हम ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। कितनी जगह से? अभी हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, करीब 30 लोकेशंस पे हम करेंगे। 30? हाँ, 30 लोकेशंस पे। जितने भी जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, जब भी नोटिफिकेशन के तुरंत बाद और डेट ऑफ अनाउंसमेंट के तुरंत बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, DM और SSP उसमें सदस्य होते हैं, और जितने भी लाइसेंस वेपन है उसके सीजर की और डिपोजिशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। जितने भी आर्म सेलर हैं हमारे स्टेट में, उनका वेरिफिकेशन हो गया है, और पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट के लिए उनको ब्रीफिंग करने का कार्य भी कर दिया गया है, क्योंकि उनको प्रोफेशनलिज्म सेंटर वगैरह के बारे में जानकारी उनको अवगत करनी है, तो हम निकट भविष्य में करा देंगे। इसके साथ में व्यापक रूप से कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया है। जैसे कि आप लोग अवगत हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें करीब शैडो एरिया को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। करीब ऐसे 260 लोकेशंस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन में एक चैलेंजेस थे, जिसको हम लोगों ने प्लग कर दिया है। तो और प्रिवेंटिव एक्शन जो पुलिस की तरफ से लिए जाते हैं सीजर के संबंध में, आप लोग जानते ही हैं, ड्रग्स, लिकर, कैश, इस तरह की जो चीज़ें हैं व्यापक रूप से यूज़ होने की आशंका रहती है, बनी रहती है। उसके मद्देनज़र हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित कर दिया है, और पिछले जनवरी से ही इस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, और ये कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस के सिक्योरिटी प्लान के बारे में फिलहाल मैं इतना बताना चाहूँगा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे और मैं आंसर करने की स्थिति होगा तो मैं आपको वेपन करीब 45-46 हज़ार के आसपास हैं टोटल लाइसेंस वेपन पूरे उत्तराखंड में। 47,000 टू बी एक्सपेक्ट, 47,200। आपने क्रिटिकल मेंशन किया 1410 है और सेंसिटिव किया आपने। आज की डेट में 1410 है, लेकिन इसको हम रिवाइज करेंगे। ये संख्या इट कैन नॉट बी फिक्स्ड राइट नाउ, क्योंकि वो कैंडिडेट्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। अभी कैंडिडेट्स कौन कौन आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा फाइट है तो उस हिसाब से चेंज घट बढ़ती रहती है। सो हम ओवरऑल नंबर बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं। इसको एक बार रिव्यू करें इस बार, क्योंकि आप लोग सब विदित है कि उत्तराखंड में काफ़ी 100% मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है। इससे जो असेंबली इलेक्शन में उसको यहाँ पर लागू किए गए हैं। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहाँ पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज़ किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। सो उस वजह से काफ़ी अच्छा प्रगति मिला है, और इस बार हमारी विशेष फोकस रहेगा। मैं धन्यवाद भी दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 करोड़ तक नकद हमने सीज़ किया गया है, बट क्योंकि रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, बट ये बिकॉज हमने ऑलरेडी, आपने देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहाँ पर बॉर्डर्स पे चेकिंग हुआ होगा। अगर आप लोग बीच में दिल्ली विल्ली होके या चंडीगढ़ होके आए होंगे तो देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहाँ जहाँ पर चेक पोस्ट ऑलरेडी लगी है और काम भी किया है। उस वजह से नतीजा है कि हमने लगभग 7 करोड़ रुपए सीज किया। बट एग्जैक्ट इलेक्शन रिलेटेड आज से हम
दिखाएंगे। सो हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज पहले 7 थे, इस बार हमने उसको 15 किया है, सो दैट मनी फ्लो को ये सब चीज़ वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं आप सारे पत्रकार बंधुओं को ये भी बताना चाहेंगे हम हर 3 दिन मिलेंगे एक नया थीम लेके, सो दैट आपको डिटेल्ड हम आपको बताएंगे। वो भी जिस दिन एक्सपेंडिचर का आने वाली 2-3 दिन में ही रखेंगे उसको, सो दैट आप लोग एक अच्छा खबर बना सकें। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से मेरा पत्र मैं अभी बताता हूँ, वहाँ से शुरू होता है। आपने प्लीज़ मेरा सवाल एक अंशुमन जी से एक पहले वहाँ से शुरू करते हैं ना, जी टीवी से आपने पूछा है कि बाई इलेक्शन के बारे में। ये आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के बारे में बाई इलेक्शन में कोई जिक्र नहीं था। ये क्वेश्चन काफ़ी वाजिब है आना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022, ये अभी माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में माननीय हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है, इस वजह से इसका स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब सर आपसे ये तो डेथ से नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज़ फाइटिंग द केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस वजह से क्योंकि उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए करके, इस वजह से ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, उसके बाद हुआ डेथ। ये देन ये डेथ ये कोर्ट केस की वजह से ये हुआ है। हाँ जी। अंशुमन सर से मेरा एक सवाल सर, आपने कहा सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने कुछ अन्य राज्यों को सुरक्षा देंगे सर। मेरा सवाल है, आपने कहा कि उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो क्या आप कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे सुरक्षा पर्याप्त है? जबकि आपने खुद पहले बताया कि आपके यहाँ मैन पावर कम है, तो खुद ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे सुरक्षित कैसे कर देंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, भारत सरकार जो है MHA गृह मंत्रालय एक पूल बनाती है, फोर्सेस की पूल बनाती है, वही डिफरेंट फेजेस में अलग अलग जगह पर जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। जैसे हम किसी राज्य में भेजेंगे, वैसे ही अन्य राज्य वाले हमारे यहाँ भेजेंगे। तो अभी हाल में ही एक बैठक हुई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, उसमें से 5 कंपनी हमें एयरमार्क करने के लिए कहा गया है, जो अन्य राज्य में जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। बाकी हमारे यहाँ भी आएंगे दूसरी जगह से लोग, जिसमें आपको मैंने डिटेल भी नहीं बताया, करीब 15,000 होमगार्ड की डिमांड हमने दूसरे राज्यों से करी है, वो लोग आएंगे। 115 CAPF की कंपनी आएगी। तो ऐसे ही होता है, कभी हम उनकी मदद करते हैं, लोग दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं। सर एक क्वेश्चन CEO सर से है। सर हम लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि विकास कार्यों की वजह से इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, क्या उन लोगों को हमने एड्रेस किया है, और अगर एड्रेस किया है तो हम उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? सो हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ROs को निर्देश दिया गया है, और जहाँ जहाँ पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहा है तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गांव वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफ़र केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। सो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई चुनाव की बॉयकॉट, जैसे 2022 में जो हुआ था तब कोई चुनाव बॉयकॉट नहीं हुआ है। 2029 में लगभग 29 जगह पर 29 प्लेसेस में वो हुआ है। सो इस बार उम्मीद है कि क्योंकि काफ़ी हद तक रोड पहुंच गए बहुत सारे गाँव पर, सो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कैश कितना कैरी कर सकते हैं ये थोड़ा प्लीज़ बता पाएंगे? कैश कितना कैरी कर पाएंगे? नियम अभी हमारे पास नहीं है, बट विल कम बैक टू यू। ठीक है सर एक सवाल इसी से, जब मैं साथी ने सवाल किया आपको, तो जब 5 साल में सरकार और प्रशासन काम नहीं कर पाई है, तो विद इन 1 महीने में क्या काम सॉर्ट आउट कर देंगे क्या? इस बात की क्या गारंटी है सर? मैंने आपको बता दिया है, संवाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। वो काम क्यों नहीं हो रहा है, जब जनता को पता चलता है, सो वो लोग भी बहुत हद तक जब उनको पता चलता है कि अच्छा इनके हाथ में नहीं है ये काम, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मान लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि संवाद बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने जिलाधिकारियों को बोला है कि उन गाँव वासियों के साथ पूरा संवाद रखिएगा। और एक सवाल है कि जो पहाड़ के दिव्यांग मतदाता है, उनको आप कैसे लेकर के पोलिंग बूथ पे आएंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? और दूसरी चीज ये है कि जो रूरल एरिया है वहाँ के पहाड़ के, उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए? सो मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि विजय जी जब DM पौड़ी पे अच्छा काम किया है, थोड़ा प्लीज़ आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का कि हाउ
दिव्यांग मतदाताओं को कैसा वोट सुनिश्चित कराएंगे? सभी जनपदों में जो दिव्यांग मतदाता होते हैं उनकी सूची समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध होता है और इस कार्य के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य ये होता है कि जितना भी दिव्यांग मतदाता है वो 18 ईयर से अबव है। अगर 18 साल से ऊपर के दिव्यांग मतदाता होते हैं तो उनको निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करना ज़रूरी होता है। इस कार्रवाई के लिए जो हमारा स्पेशल समर रिवीजन का एक्टिविटी हुआ है उस समय में हम लोगों ने 79,000 PWD मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करवाया है। उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी होता है निर्वाचक नामावली में वो होता है सक्षम ऐप के माध्यम से उनका निर्वाचक नामावली में मार्किंग करवाना कि मैं दिव्यांग मतदाता हूँ और मेरी ये श्रेणी है, तो उसकी मार्किंग की जाती है। जो हाउस टॉस वोटिंग का भी प्रक्रिया होता है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अनाउंसमेंट के बाद से लेकर मतलब आज से लेकर नामांकन के शुरुआत से 5 दिन तक इस अवधि में हम उनको जो है फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे और मतदाता जो होता है उसको भरकर BLO के माध्यम से DO लेवल से उपलब्ध कराते हैं। उसके पश्चात हम उनका जो है फॉर्म 12D प्राप्त होगा, उसकी जांच की जाएगी, सही भरे हुए प्रपत्र के आधार पर उनको पोस्टल बैलेट का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और एक टीम उनके घर घर तक जाकर उनके वोटिंग की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये सुविधा केवल ऑप्शनल है, मतलब अगर आप समझते हैं, आपको यकीन है कि मैं बूथ पर जाकर मतदान कर सकता हूं और आपको ऐसा ऑप्शन की सुविधा इसकी सुविधा का आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में हम नहीं उपलब्ध कराते हैं। और जिन्होंने फॉर्म भर के दिया होगा अगर सही पाया जाएगा फॉर्म के विवरण के आधार पर उनको पोस्टल बैलेट इशू किया जाएगा और एक टीम उनके घर तक जाकर उसकी मतलब मत को अंकित किया जाएगा और उसके बाद में उसको DO लेवल पे संरक्षित किया जाएगा। ये व्यवस्था अभी इसमें कराई गई है और हमने जो 79,000 मतदाता दिखाए हुए हैं ये सभी मार्क मतदाता हैं, निर्वाचक नामावली में चिन्हित इनका हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से नामांकन शुरू होने के 5 दिन तक हम जितने फॉर्म प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही बता सकते हैं कितने लोगों ने पोस्टल मतपत्र का प्रयोग के लिए अनुरोध किया है। सो ये विशेष प्राविधान है, होम वोटिंग है, हमें घर पे जाकर हर डेट्स हाँ डेट वहाँ पर आ गया है, फिर भी वो देख लिया। एक सवाल ये था कि जो चुनाव का खर्च है प्रत्याशी का उसमें कोई बढ़ोतरी है या पहले वाला ही है, अभी कितना है चुनाव की चुनाव नहीं सेम है। लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर 95 लाख है पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 95 है। ये डेट्स यहाँ पर है, यहाँ पर काउंटिंग है, मेन इम्पॉर्टेंट है, वो 4 जून को होगा वो ओवरऑल इंडिया, बट ये जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होगी। सर उसकी लिस्ट जारी होगी, कौन सी कितना रेट रहेंगे, माना चाहे कोई चलाता है किसी पार्टी में वो सब चीज़ हमने डिस्क्लोज कर दिया, पोलिंग पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया गया है कितना खर्चा है। एक चैलेंज ये भी है कि हमारे यहाँ 17 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, 19 तारीख को, और वोटिंग का हमको मतगणना 4 जून को, तो उसकी सिक्योरिटी में एक बड़ा इशू होगा, उसको कैसे एड्रेस? ये हाँ सर आप बता दीजिए। जो काउंटिंग सेंटर है और स्ट्रॉन्ग रूम है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुरूप सिक्योरिटी दी जाएगी, उसमें 3 टियर सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा। 3 टियर सिक्योरिटी की व्यवस्था उन्होंने करी है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर इसमें एक सवाल आपसे है, पहले हर जिले के जो कप्तान है उनके यहाँ से डेली रिलीज होती थी कि किस थानों में कौन से मुकदमे दर्ज है, अब वो डेली देना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ अपनी उपलब्धि में है, इसको ये व्यवस्था को ठीक कराइए। देखिए तो इलेक्शन के टाइम में 2 तरह के क्राइम हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल क्राइम भी हो सकते हैं, दूसरा जो MCC रिलेटेड क्राइम्स, जो इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स हैं। तो इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स के लिए हम IPC में मूव करते हैं और प्लस RP एक्ट में मूव करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे सर, जवाब लेंगे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक ई-प्लान पोर्टल करके बनाया है, वो अपने जितने भी हमारे अधिकारी हैं उसमें वो जुड़े हुए हैं, CEO साहब हैं, मैं हूँ और जनरल के अधिकारी लोग। इसमें सारे केसेस जो भी होंगे जो इलेक्शन रिलेटेड हैं वो रियल टाइम बेसिस पे उस पर अपलोड हो जाएंगे, सो दैट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में वही करेक्ट पिक्चर रहेगा। रही बात आपकी दूसरे आपके सवाल की, तो इसमें इसका डिस्ट्रिक्ट एसपी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी अदर जो इलेक्शन के अलावा भी जो केसेस होते हैं वो आप लोगों को शेयर करें। कर नहीं रहे ना, खाली उपलब्धियां चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 80+ एज है सर, जो बुजुर्ग है सर 85+, 85 सर, उसके बाद जो यहाँ पे सिंगल रह रहे हैं सर, और जिनके पास कोई
मतलब ऑप्शन नहीं है, वो कैसे मतदान करने के लिए आएंगे सर? उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? 85 प्लस। जी सर। सो जैसा मेरा एडिशनल सीईओ साहब ने बोला है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है एवं 85 प्लस वोटर्स है, इन लोगों को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। सो मतलब उनका घर ही पोलिंग पार्टी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी सुविधा माननीय चुनाव आयोग ने प्रोवाइड किया है, सो दैट कोई वोटर किसी टाइप की दिव्यांगता या किसी टाइप के कारण की वजह से पोलिंग बूथ नहीं आ पा रहे, उन लोगों के लिए वो ऑप्शन उपलब्ध है। वो घर में भी वोट कर सकते हैं या पोलिंग स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सम्मान फील होता है पोलिंग जाके मैं पोलिंग स्टेशन में वोट दूँ, सो वो फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सो मैं आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा आने वाली चुनाव की सीज़न में। और हम 3 या 4 दिन में हमारी नमामि जी है, शी विल बी द स्पोक्स पर्सन यहाँ पर जो 11 बजे हर 3-4 दिन में हम एक सर्कुलर जारी कर देंगे किस तारीख को है। 11 o'clock शी विल कम एंड ब्रीफ एवरी 4 days। और हर रोज़ इलेक्शन की जो भी होगा रिपोर्ट बताना, वो हर रोज़ शाम को 3 बजे यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आप लोगों को अगर आप आए ना आए, बट शी विल कम एंड टॉक, जो भी यहाँ पर रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट वो है जो पत्रकार कवरेज कर रहा होगा, वो वोट कैसे, वो आज सेम आपकी पत्रकार बंधु ने वहाँ पर